दोस्तों, आपने महंगाई की मार कितनी देखी है? क्या आपने कभी देखा कि लोग महंगाई के चलते भूखे मर रहे हैं, या फिर देखा कि पैसों की किल्लत इतनी आ जाए कि पूरे देश की जनता खाने के लिए ही तरस जाए? दोस्तों, ये बातें हवा में नहीं हैं, बल्कि सच हैं। जी हाँ, आज ऐसी ही नौबत एक देश पर आई हुई है, जो है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। कभी सोने की लंका कहलाने वाला श्रीलंका आज महंगाई के ऐसे दौर से गुजर रहा है कि लोगों के पास खाने के दाने तक नहीं हैं। अनाज और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दूध की कीमतों में आए उछाल से बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो चला है। दूसरी ओर श्रीलंका में पावर कट होने से सब कुछ ठप पड़ चुका है। आम से लेकर खास गर्मी के मौसम और आर्थिक संकट के डबल डोज से जूझ रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद हाहाकार मचा हुआ है। इमरजेंसी कर्फ्यू के बाद भी लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी, झड़प के बाद कई जगह पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हर सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। आर्थिक संकट का असर सरकार पर पड़ा है। सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की स्थिति हर दिन बिगड़ रही है। भूख और प्यास से जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष के पास इस संकट से उबरने का कोई रास्ता बचा है। ऐसे में दोस्तों लग रहा है कि श्रीलंका के लोगों को अब ऊपर वाले का ही सहारा है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की जनता दाने दाने को तरस गई, जबकि छोटा सा देश पर्यटन की दृष्टि से दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और दोस्तों, इस पर्यटन पर किसकी नजर लग गई, और श्रीलंका में चीन ने आखिर वो कौन सा कुचक्र चलाया जिसकी वजह से वहां की जनता अब बिलबिला उठी है? तो दोस्तों, ऐसे वक्त में भारत क्या कुछ कर रहा है कि वहां की जनता भारत की ओर आशा भरी निगाह से देखने लगी है? तो वहीं दोस्तों, इस देश के हालात के लिए जनता राजपक्ष सरकार को कसूरवार क्यों मान रही है? आखिर ऐसा क्या किया है वहां की सरकार ने जिसके चलते जनता भुखमरी की हालत में पहुंच चुकी है? क्यों सड़क से लेकर संसद तक श्रीलंका विरोध की आग में धधक रहा है? दोस्तों, श्रीलंका के हालात आखिर ऐसे क्यों हो गए कि वो दूसरे देशों के दिए हुए सहारे की वजह से ही अब खाने को मोहताज है? तो दोस्तों, जरा इसकी पड़ताल हम करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में इन दिनों महंगाई की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो शायद ही किसी ने देखी होगी। वहां की जनता में हाहाकार मचा हुआ है और इसके लिए कारण माना जा रहा है वहां की राजपक्षे सरकार को। यहां की जनता का मानना है कि राजपक्षे सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। तो आखिर वो नीतियां क्या थी? क्यों राजपक्षे सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से उसका देश ही बर्बाद हो गया? और दोस्तों, इसमें भारत की दुश्मनी वाला कनेक्शन क्या कुछ है? साथ ही चीन वाली दोस्ती ने वहां पर क्या दलदल फैलाई है? दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि राजपक्षे सरकार का श्रीलंका की राजनीति में बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है। यहां की जनता के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और मंत्रियों में राजपक्षे सरकार के ही सदस्य शामिल हैं। इसी वंशवाद के चलते पूरी लंका में राजपक्षे सरकार की राजनीति एक तरफा चलती है और यही कारण है जिसने श्रीलंका की आर्थिक नीति को डुबो कर रख दिया है। वहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते राजपक्षे सरकार पर अब खतरा बढ़ चुका है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पार्टियों का साथ छोड़ने से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। 2020 में महिंद्रा राजपक्षे ने अपने भाई गोटबाया के राष्ट्रपति रहते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव जीता था। वहीं 2021 में उन्होंने श्रीलंका की सत्ता पर परिवार की पकड़ को मजबूत करते हुए अपने दूसरे भाई बेसिल राजपक्षे को देश का वित्त मंत्री घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बाद एक साल से भी कम समय में राजपक्षे परिवार के खिलाफ श्रीलंका में भारी विरोध देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सांसदों के बिल पर बेसिल ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनके बाद नए वित्त मंत्री बने अली साबरी ने 24 घंटे में ही इस्तीफा दे दिया। वहीं अब आर्थिक संकट के चलते पार्टी पर खतरे के बादल और गहराते जा रहे हैं। आम नागरिक से लेकर राजनेता सभी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे किसी भी सूरत में इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। श्रीलंका में पैदा हुए हालातों को लेकर संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धन ने चेतावनी दी है कि ये बस एक शुरुआत है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो देश में भोजन, गैस और बिजली की भारी कमी हो जाएगी और देश में भुखमरी फैलने लग जाएगी। दूसरी ओर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल के ऐलान के बाद पहली बार संसद का सत्र बुलाया, लेकिन इस सत्र में विपक्ष और दूर सत्ता के दूसरे कई गठबंधन सहयोगी भी शामिल नहीं हुए।
महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व में सत्तारूढ़ श्रीलंका पादुजानो पेरामुनु गठबंधन ने 2020 के आम चुनाव में 150 सीटें जीती थी, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना की अगुवाई में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के असंतुष्ट सांसद पाला बदलते हुए सत्तारूढ़ श्रीलंका पादुजाना पेरामुना गठबंधन में शामिल हो गए थे। लेकिन अब उनके सहयोगियों ने ही राजपक्षे का साथ छोड़ दिया है, जिसके चलते राजपक्षे सरकार अल्पमत में आ गई है। तो दोस्तों, यहां पर आपको पहले तो श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझना बेहद जरूरी है, साथ ही वहां की संसद किस तरीके से काम करती है ये जानना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, श्रीलंका की संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की तर्ज पर तैयार किया गया है, ठीक वैसे जैसे भारत में है। इसमें 225 सदस्य हैं जिन्हें संसद सदस्य के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका में सांसदों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए 5 सालों के लिए किया जाता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास संसद सत्र को बुलाने, निलंबित करने, सत्रावसान करने या समाप्त करने और संसद को भंग करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति सरकार के 2.5 साल पूरा होने के बाद या 2/3 सदस्यों के बहुमत के अनुरोध के बाद ही संसद को भंग कर सकते हैं। श्रीलंका की संसद के पास भी भारत के जैसे ही शक्तियां होती हैं। वर्तमान में श्रीलंका की संसद में कुल सदस्यों की संख्या 225 है। ऐसे में किसी भी गठबंधन या दल को बहुमत के लिए 113 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कम से कम 41 सदस्यों के समर्थन वापस लेने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में महिंद्रा राजपक्षे सरकार के पास 109 सदस्यों का ही समर्थन है, जो बहुमत से 4 कम है। वहीं पाला बदलकर महिंद्रा राजपक्षे का समर्थन करने वाले 14 सांसदों ने सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में राजपक्षे सरकार के पास सांसदों की संख्या और ज्यादा कम हो सकती है। दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। फिलहाल वो मौजूदा मुद्दों का सामना करेंगे। दोस्तों, सरकार ने आपातकाल लगाने के राजपक्षे के निर्णय का भी बचाव किया, जिसे बाद में हटा लिया गया है। मुख्य सरकारी सचेतक मंत्री जॉनसन फर्नांडो ने संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार इस समस्या का समाधान करेगी और राष्ट्रपति के इस्तीफे का कोई ही सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। दोस्तों, फर्नांडो ने बाकायदा ये भी दावा कर दिया कि इस देश में हिंसा के पीछे विपक्षी दल हैं। फर्नांडो ने कहा कि इस प्रकार की घातक राजनीति की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और उन्होंने लोगों से हिंसा को छोड़ने की अपील की है। सरकार ने आपातकाल लागू करने के राष्ट्रपति के फैसले का भी बचाव कर दिया है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय और अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर हमले के प्रयास के बाद आपातकाल घोषित किया गया था। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर राजपक्षे परिवार ने इस देश को गर्त में कैसे डुबो दिया। तो दोस्तों, श्रीलंका में वर्तमान में सत्ता में बैठे राजपक्षे सरकार को ही इस आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़ दें तो राजपक्षे परिवार के बाकी के 5 सदस्य श्रीलंकाई सरकार को चला रहे थे, जिनमें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, उप रक्षा मंत्री चमल राजपक्षे और खेल और युवा मामलों के मंत्री। दोस्तों, इन लोगों की अदूरदर्शी नीतियों, फ्री के कॉन्सेप्ट, भारत से दुश्मनी और चीन से भारी मात्रा में कर्ज लेने के कारण इन्होंने श्रीलंका को डुबो करके रख दिया और साल दर साल श्रीलंका मुश्किल हालातों में फंसता ही चला गया। दोस्तों, विपक्ष और जनता का कहना है कि अगर राजपक्षे सरकार इस्तीफा दे देती है तो उनके परिवार की ओर से चलाई जा रही वंशवाद नीति खत्म हो जाएगी और एक तरफा मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से राजपक्षे सरकार ने पर्यटन और आयात पर रोक लगाई है वो गलत है, उन्हें फिर से शुरू करना चाहिए। वहीं विदेशी कर्ज से ही देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। श्रीलंका बढ़ती मुद्रास्फीति और बिगड़ती परिस्थितियों के बीच 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह श्रीलंका का चीन पर कर्ज माना जा रहा है। श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन कार्यक्रम ध्वस्त हो गया है। श्रीलंका पर फरवरी तक $12.55 बिलियन का कर्ज था, जिसमें से करीब $4 बिलियन उसे इसी साल चुकता करना है। श्रीलंका के विदेशी कर्ज में इंटरनेशनल सॉवरेन फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन और जापान का बड़ा हिस्सा है। चीन ने मुसीबत के वक्त श्रीलंका से मुंह फेर लिया। वो कर्ज की शर्तों में कोई रियायत देने को तैयार नहीं। श्रीलंका में आर्थिक संकट और तेजी से बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते उसका मुख्य क्षेत्र यानी पर्यटन धीमा हो चुका है, जिसने दोस्तों इस देश में विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर डाला। वहीं श्रीलंका ने चीन की बातों में आकर भारत से भी दूरी बनाई, लेकिन भारत ने कभी भी श्रीलंका की दोस्ती से हाथ नहीं छोड़ा। उसने दोस्ती निभाते हुए श्रीलंका को मदद भेजी। दोस्तों, संकट से जूझ रही श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने शिप से 40,000 टन डीजल पहुंचाया है।
श्रीलंका के शहरों में इस डीजल को बांटा गया है। इसके साथ ही भारत ने 40,000 टन चावल भी श्रीलंका को दिया है। भारत और भी कई मदद श्रीलंका को दे रहा है, जिससे काफी कुछ जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने श्रीलंका को $1 अरब की तत्काल सहायता देने का वादा किया है। वहीं चीन का श्रीलंका के साथ व्यवहार दुनिया के उन देशों के लिए भी बड़ा सबक है जो उनके कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं या फिर फंस चुके हैं। श्रीलंका के साथ जो कुछ हुआ उससे बाकी देशों की आंखें भी खुल जानी चाहिए, क्योंकि चीन आर्थिक विकास के नाम पर छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर उन पर अपना हक जमाता रहा है, उन्हें अपने अधीन कर रहा है ताकि वो आने वाले वक्त में दुनिया में बड़ी ताकत बन सके। हालांकि दोस्तों, भारत ने इस वक्त भी श्रीलंका की मदद की है। साथ ही श्रीलंका का ये पूरा का पूरा संकट इस बात की भी गवाही देता है कि जो भी फ्री की स्कीम्स होती हैं वो किसी देश की कमर तोड़ने के ही काम करती हैं, और श्रीलंका के सामने ये संकट पैदा भी हो चुका है, क्योंकि वहां ताबड़तोड़ टैक्स कटौतियां की गई थी, जिसके बाद ये देश बर्बाद ही होता चला गया।